गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट तक पढ़ा दिया था। आज हमारे पास बैक बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। इनको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे इस बैक बॉन्डिंग को। जैसे BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये सारे के सारे लुईस एसिड्स। लुईस सम क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का षष्टक उपस्थित है इनमें, और इलेक्ट्रॉनों का षष्टक उपस्थित होने के कारण, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, इनकी ये टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से एक्सेप्ट कर ले। बेटे जरा बनाइए। इसी तरीके से तो बनेगा। BBr3, सब में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ऑक्टेट चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर थोड़ी भी गलती कर दी आपने और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिद्धांत पर आपने निकाल दिया, तो आपको लगेगा कि BF3 में फ्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा और बोरॉन को कंगाल कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, बैक बॉन्डिंग सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, समवेयर ऑल्सो इन थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड एंड थर्ड पीरियड elements are involved। द्वितीय और तृतीय आवर्त के सदस्यों में ही बैक बॉन्डिंग संभव है। क्या चीज है बैक बॉन्ड? थोड़ा सा समझिए। मैं एक पेन ले रहा हूं। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। इसी तरीके से क्लोरीन के पास भी किसी एक में बना लेता हूं, बाद बाकी में ऑब्वियस है कि है ही। ब्रोमीन के पास भी और आयोडीन के पास। लेकिन समस्या यह है कि बोरॉन का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल के बीच में बढ़िया ओवरलैपिंग हो रही है। इसीलिए फ्लोरीन अपने लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन तक पहुंचा रहा। बोरॉन को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए था। बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है क्योंकि 2p और 2p में ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया हो रही है। अच्छा जरा इसमें देखिए, बोरॉन में तो 2p ऑर्बिटल है और यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है वो 3p में। एनर्जी गैप बढ़ गया 2p से 3p। तो क्लोरीन के 3p बोरॉन के 2p के साथ बहुत बढ़िया ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आएगी, बट वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक। इसलिए मैंने कम डॉट बनाया। अच्छा,
इस बोरान के 2p में ब्रोमीन का 4p, 4p से 2p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की उम्मीद बहुत ही कम है या निग्लिजिबल है या नहीं आई। और आयोडीन में बोरान का 2p, आयोडीन का 5p, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन को प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत पुअर है। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जितना ज्यादा होता चला जाएगा, बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो बोरॉन BF3 का जो बोरॉन परमाणु है, BF3 का जो बोरॉन एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे बढ़िया है। तो क्या इसकी हंग्रीनेस, क्या इसकी भूख ज्यादा होगी? नहीं, इसको तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिल रहा है, लेकिन फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, काम तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। इस तरीके की बॉन्डिंग क्या कहलाती है हमारे पास? बैक बॉन्डिंग। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ, बैक बॉन्डिंग की ताकत BF3 में सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका बॉन्ड बोरॉन से फ्लोरीन वाला बॉन्ड सबसे छोटा हो जाए, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगेगा। अच्छा, सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग BF3, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, और सबसे पुअर बैक बॉन्डिंग Bi3। इसका मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले सकता है? Bi3, क्योंकि उसको आयोडीन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं हो रहे। तो इसका मतलब अगर मैं लुईस एसिडिक नेचर की बात करूं तो BF3 सबसे वीक लुईस एसिड होगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं कहां से? फ्लोरीन से, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पुअर हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसे फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मिले। BCl3 में थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, BBr3 में काफी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग बहुत पुअर, और Bi3 की लुईस एसिडिक नेचर सबसे बढ़िया होगी, क्योंकि ये बोरॉन बिल्कुल भूखा है, आयोडीन किसी भी कीमत पर इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2p और 5p के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बैक बॉन्डिंग किसकी बात की जा रही है। ये एक मैंने एग्जाम्पल बताया बेटा, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ इसी बैक बॉन्डिंग का, ये ध्यान रखना। इस तरीके की बॉन्डिंग पार्शियल बॉन्डिंग सही है, और इस तरीके की, भाई कोई परमानेंट बॉन्ड तो बन नहीं रहा, पार्शियल बॉन्डिंग है, आंशिक बंधन बन रहा है, और ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में ही संभव है, और कहीं इस तरीके की बॉन्डिंग हमने नहीं देखी। एक एग्जांपल और देखिए, मैं एक कहता हूं NCH3 का होल थ्राइस, इस पे एक लोन पेयर है, और ये sp3 संकरित sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, इसकी पिरामिडल शेप हो, पिरामिडीय संरचना, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड। लेकिन अगर मैं यहां पर N के साथ 3 SiH3 लगा दूं, उधर बोरॉन में 2p खाली था, तो हेलोजन ने 2p को इलेक्ट्रॉन दिया, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन का डी वेकेंट है, डी ऑर्बिटल वेकेंट। तो क्या कार्बन में नहीं था? नहीं, कार्बन में कोई ऑर्बिटल वेकेंट नहीं बचा। हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाने के बाद ये फुली फिल्ड हो गया, और
टू, दो ही इसमें जो है सब शेल होंगे, क्योंकि सेकंड शेल है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कार्बन 7, सॉरी कार्बन 6, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो 2 में तो डी ऑर्बिटल है नहीं, कार्बन क्या 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड कब बना रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। लेकिन सिलिकॉन क्या है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब यहां पर 3d भी खाली है, 3d 0, ये वैकेंट। इसीलिए होता क्या है, नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल को ट्रांसफर करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो लोन पेयर की तरीके से वेकेंट डी ऑर्बिटल को ट्रांसफर करता है। तो बैक बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर जो संरचना हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। क्या अब ये मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? नहीं, अब यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, अधिक विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। क्या हो गया, ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नाइट यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 न रह के sp2 हो जाए। तो ये बैक बॉन्डिंग, जहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके के आंशिक बंधन, इस तरीके के पार्शियल बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। शर्त यही है कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए आपका एलिमेंट सेकंड और थर्ड पीरियड का ही होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा एलिमेंट है तो उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जिस पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाए बैक बॉन्डिंग के। अब एक दूसरी तरीके का पार्शियल बॉन्डिंग आपके कोर्स में है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगला जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारी एच बॉन्डिंग। चलिए, नेक्स्ट स्टडी है हमारी एच बॉन्डिंग। It is the partial bonding formed in between a hydrogen atom joined to more electronegative atom, कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एंड ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक तरीके का आंशिक बंधन है, जो एक ऐसी हाइड्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हो उसके साथ, और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में डेवलप होता है। एक एग्जांपल ले लो, अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूं HF, HF,
एफ, एच एफ, एच एफ। अब ये कैसे डेवलप हो रहा है ध्यान से देखिए। एच एफ के बीच में हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव है और फ्लोरीन में पार्शियल निगेटिव। हाईली पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन का पार्शियल निगेटिव, इसका पार्शियल निगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ आंशिक बंध पार्शियल बॉन्डिंग बना रहा है। ऐसे ही इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसका पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। ये भी बताए दे रहा हूं, एचएफ में बहुत ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, एचएफ में उपस्थित एच बॉन्डिंग लगभग केमिकल बॉन्ड का मुकाबला। एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। क्वेश्चन है KHF2 में कौन कौन से आयन उपस्थित हैं। अंग्रेजी में लिख सकते हैं KHF2 इज फॉर्म फ्रॉम, नंबर पहला K पॉजिटिव, HF2 निगेटिव। नंबर दूसरा K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, F निगेटिव। नंबर तीसरा KF2 पॉजिटिव प्लस H निगेटिव। और नंबर चौथा KHF पॉजिटिव और F निगेटिव। KHF2 एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो इस तरीके से बनता है कि भाई मैंने आपको बताया कि HF में बहुत ताकतवर H बॉन्डिंग होती है। एक हाइड्रोजन जो अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन के साथ लगा और एक फ्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग, ए हाइड्रोजन एटम ज्वाइन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में जो बॉन्ड होता क्या है, ये बॉन्ड भाई ये आगे की तरफ इस तरीके से जा रहा होगा, ये आगे की तरफ, या ऊपर की तरफ बना लो दूसरा वाला मॉलिक्यूल। ठीक है ना। होगा क्या कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, दोबारा से यहाँ पे ये HF आ जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते चलेगा। KOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट, ये जरा ध्यान से देखिए क्या बॉन्ड टूट, पार्शियल बॉन्डिंग नहीं टूट, ये बॉन्ड टूट रहा और ये बॉन्ड HF2 निगेटिव बना रहा, जो KOH के साथ रिएक्शन करके K पॉजिटिव के साथ KHF2 बना। KHF, दोबारा समझाता हूं, समझ। जब KOH डाला गया
तो H और F के बीच बना हुआ पार्शियल बॉन्ड नहीं टूटा, H और F के बीच बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। अगर ये बहुत कमजोर होता तो पार्शियल बॉन्ड भी टूटता। मैंने आपको बताया HF के बीच की H बॉन्डिंग बहुत ताकतवर, क्योंकि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर 4 है। ये H बॉन्डिंग बहुत ताकतवर, लगभग कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले। तो जब रिएक्शन हुई KOH के साथ तो HF2 निगेटिव निकला, कोवेलेंट बॉन्ड टूट। ये देख मैंने बना के दिखा, और साथ में K पॉजिटिव तो था ही KOH का, दोनों ने मिला के KHF2 बना। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, K पॉजिटिव और HF2 निगेटिव। क्या H बॉन्डिंग हर जगह इतनी ही ताकतवर? नहीं, ऐसा नहीं है। H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ HF के केस में एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाती है। बाद बाकी केसेस में जो है HF के केस में 100 किलो जूल से ऊपर की एनर्जी डेवलप हो जाती है, बाद बाकी केसेस में 25 से 40 किलो जूल के आसपास की एनर्जी होती है, कुछ केसेस में 25 से कम की भी एनर्जी होती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, HF का एक स्पेशल केस है जिसमें एनर्जी बहुत ताकत। H बॉन्डिंग कितने तरीके की होती है? मेनली ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो H बॉन्डिंग को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया। ध्यान से देखिए, H बॉन्डिंग के 2 पार्ट, is of 2 types। नंबर पहला, इंटरमॉलिक्यूल, मतलब बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग। अच्छा, दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूल का मतलब इन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच, वो एटम कौन से होंगे? एक हाइड्रोजन होगा और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए। पहला, पैरा नाइट्रोफिनॉल, दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना, और लंबी से लंबी चेन। जबकि यहां पहला एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम, OH का H, NO2 का O,
आपस में ही H बॉन्डिंग बना। इसका क्या इफेक्ट होगा? लंबी चेन बन जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम होता है पैरानाइट्रोफिनॉल से। इसी तरीके से वाटर में देखिए, आपस में H बॉन्डिंग हो जाती, इंटर मालिक्यूल कितनी तरफ से हो सकती है? 4 तरफ से। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय अंक वाटर के लिए 4 हो जाता है। एक ताकतवर H बॉन्डिंग बन जाती है वाटर। अच्छा, वाटर के साथ दूसरा ले लो H2S, नो H बॉन्ड। सल्फर तो H बॉन्डिंग बना नहीं सकता, इसलिए देयरफॉर कमरे के तापमान पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H2O इज लिक्विड, H2O जल है बट द्रव है, H2S is a gas. H2S is a gas. ध्यान दीजिएगा, H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ also depends upon किस बात पर निर्भर करती है? फेज। किस फेज में सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड में सबसे ताकतवर, लिक्विड फेज में दुर्बल, और गैस फेज में अति दुर्बल, वेरी वीक। तो अगर मैं H2O की बात करूं तो आइस में H बॉन्डिंग सबसे ताकतवर, वाटर में वीक, और स्टीम में वेरी वीक H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती। बेटे यहां पर इस H बॉन्डिंग की वजह से जल में एक आध दो और, भाई अगर मैं H2O आइस की बात करूं तो यहां पर इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये इस तरीके से, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक केज बन जाती है, यहां केज, गुफा लाइक स्ट्रक्चर।
और इस गुफा में एयर प्रेजेंट, क्या भरी हुई होती है इसमें? एयर। मैं लिख देता हूं बनाने की जगह, नहीं तो एच बॉन्डिंग से आप कंफ्यूज करोगे इस डॉटेड लाइन को। मैं यहां लिख देता हूं कि केज में एयर प्रेजेंट, केज में एयर उपस्थित। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर in the cage, like structures of ice, density of ice is less than density of water, or volume of ice is greater than volume of water. ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। डेंसिटी कम हो जाती है और आइस जल की सतह पर तैरती। अब अगर धीमे 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 गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ाएं और आइस को लगातार वाटर में चेंज करते जाएं, तो धीमे धीमे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। और हमने ये देखा है कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का की जो घनत्व वो सर्वाधिक। केज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, अंदर हवा भर गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, डेंसिटी घट गई। इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगला पॉइंट, सॉलिबिलिटी। एक एग्जांपल लेके देखो। ड्यू टू एच बॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल, अब मैं सिर्फ इसी को नहीं ले रहा, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, जो एच बॉन्डिंग बना लेंगे, इज सॉल्युबल इन वाटर, बट डाइमिथाइल ईथर जो इसका आइसोमर भी है इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। क्यों? एच बॉन्डिंग तो बनती है लेकिन उतनी ताकतवर, उतनी अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि ईथर बहुत लेस पोलर है, तो एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत कम। ये तो मत कहना कि नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत कम। तो वाटर के साथ अगर आप इथाइल अल्कोहल की बात करें तो आराम से इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ एच बॉन्डिंग बना रहा है, बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग बन रही है और ये सॉल्युबल है। डाइमिथाइल ईथर वैसे तो गैस ही है, इसका लिक्विड सॉल्यूशन आपको लैब्स में दिखाया जाता है, जिसमें मैं कह सकता हूं बहुत वीक एच बॉन्डिंग वाटर के साथ थोड़ी बहुत बना लेता हूं, बहुत स्लाइट, क्योंकि इसकी पोलरिटी इस बहुत कम, वेरी वेरी लेस पोलर। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, Cl chlorine will form intramolecular H bonding, but will not form
इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंटर, इंट्रा बनाता है इंटर, इंटरमॉलिक्यूलर H। जैसे एग्जाम्पल HCl गैस, क्योंकि नो H बॉन्डिंग इज पॉसिबल, नो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती, इंटरमॉलिक्यूलर क्लोरीन नहीं बना, लेकिन CCl3 CHOH क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर H। समझाता हूं, क्लोरल हाइड्रेट is stable due to intramolecular H bonding। ध्यान दीजिए, एक ही कार्बन पर अगर दो OH ग्रुप कहीं पर भी आ जाएं तो वो हाईली अनस्टेबल। जरा क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखिए, CCl3 CHOH पे होल ट्वाइस, मतलब CH के साथ दो OH लगे दिखाई दे रहे, तो इसको तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये हाईली स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्रिएट कर। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, HCl में भाई क्लोरीन इंटर नहीं कर सकता, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हो सकता, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर पोजीशन मिल जाए तो क्लोरीन बहुत बढ़िया इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो। तो बच्चे कभी कभी क्लोरीन को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो कर सकता है, इंटर नहीं कर सकता। इसलिए HCl गैस अगर इंटर कर पाता, वो भी साइज की वजह से, वैसे तो आप जानते हैं कि क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, लेकिन क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा, इसलिए वो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कभी भी नहीं कर सकता, और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग वो कर कहीं पर भी हो रही। जैसे एक आध और एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऑर्थोक्लोरोबेंजिल्डिहाइड। नहीं नहीं, फिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। इसमें भी OH और Cl ये वीक होती है, लेकिन होती इंट्रामोल H। मैं ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड को होती है, वो बहुत वीक होती है।
तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्लोरीन शो कर रहा है। इस बात, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बता रही हूं। ये बेटा मैंने आज आप लोगों को बैक बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग के बारे में समझाया। यहां आपका केमिकल बॉन्डिंग नाम का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।